नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के 29 पार्ट में। आज मैं आपके साथ टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं, और साथ में अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो कौन कौन से हमको चेक्स रखने चाहिए या क्या ध्यान में लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो ये एक सिंपल टाइप का इंश्योरेंस है जो हमको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। हमारे स्पेशली मर जाने के बाद हमारे फैमिली को ये फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। कितने टाइप के होते हैं इंश्योरेंस, ये टर्म? तो एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, या दूसरा है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसमें व्हीकल या फायर इंश्योरेंस कवर होता है। कितनी टाइप के इंश्योरेंस के पॉलिसी होती है? तो एक तो मेनली उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो एक प्योर टर्म प्लान पॉलिसी, जिसमें क्या होता है, खाली हमारा लाइफ का जो रिस्क है वो कवर होता है। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। अगर हम जिंदा रहते हैं बाद में तो भी हमको मिल सकता है। दूसरा जो बेनिफिट अमाउंट है वो हमारे मरने के बाद हमारा जो नॉमिनी है उसी को मिलता है, और इसके अंदर टैक्स का भी बेनिफिट एटीसी के अंदर उनको मिलता है। दूसरी होती है एंडोमेंट प्लान पॉलिसी या होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें रिस्क हमारा कवर्ड होता है विद एश्योर्ड रिटर्न्स। इसमें हमको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, और ये हम इन्वेस्टमेंट के लिए या रिस्क कवर दोनों के लिए साथ में कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग यही वाली पॉलिसी प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम पे जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो बेनिफिट जो अमाउंट है वो नॉमिनी को मिलता है उसकी डेथ के बाद। इन केस ऑफ डेथ अगर वो जिंदा है तो उसको बाद में वापस वो उसको पैसे मिल सकते हैं। इसमें भी टैक्स बेनिफिट है अंडर एटीसी इनकम टैक्स के। अच्छा, दुनिया में कितने लोगों ने लिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस? तो वर्ल्ड में अगर देखें तो 3.3% लोगों के पास ही लाइफ इंश्योरेंस होता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो वो भी करीबन थोड़ा उससे कम है, वो भी 3% है। मतलब इंडिया में हमारा 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसमें से खाली 3% लोगों के पास ये हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी होता है। अच्छा, अभी हमको क्यों लेना चाहिए, वाई वन शुड हैव टर्म इंश्योरेंस? तो एक तो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है इन केस ऑफ डेथ। फाइनेंशियल सपोर्ट है, अगर रिटायरमेंट के बाद में आपका वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। रेगुलर सेविंग होता है इनकम में से, आपको हर महीने या हर साल जो प्रीमियम भरते हैं तो आपका एक तरह से सेविंग भी हो जाता है। और अगर आप उसमें अलग अलग टाइप के राइडर्स होते हैं उसका आप बेनिफिट भी ले सकते हो। तो अभी किसको लेना चाहिए ये पॉलिसी? हु शुड मस्ट बाय टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी? तो एक तो सबसे पहले जो ब्रेड अर्नर फैमिली है, मतलब जो घर में आदमी रोटी लाता है, उसको तो अवश्य लेना ही चाहिए। दूसरा, जो इंसान ने अगर बहुत सारे लोन्स लिए हैं तो भी उसको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। जिसको टैक्स के बेनिफिट अवेल करने हैं, टैक्स डिडक्शन चाहिए, टैक्स में थोड़ा रिबेट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, तो उनको भी लेना चाहिए। जो स्पेशली रिस्की ड्यूटीज परफॉर्म करता है, जैसे हमारे आर्मी की बात कर लो, सोल्जर है तो उसको तो पता नहीं है कल जिंदा रहेगा कि नहीं, तो उसको तो अवश्य लेना चाहिए। फिर जो रेगुलरली ट्रैवल करता है, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स है, तो उनको रोज का ट्रैवलिंग होता है, पता नहीं कब हो जाए कुछ, तो उसको भी जरूर से इंश्योरेंस अपना लेना चाहिए। और जो पर्सन है क्रिटिकल डिजीज है, उनके फैमिली का हिस्ट्री है पूरा, तो उनको भी ये लेना चाहिए। तो अच्छा, कवरेज कितना होना चाहिए? तो ये ज्यादातर लोग छोटी छोटी बहुत सारी पॉलिसीज लेते हैं, कोई बेनिफिट उसका फिर ज्यादा इतना खास मिलता नहीं है, और उसमें चांसेस प्रीमियम छूट जाने के भी रहते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉलिसी लेने की जगह से एक ही बड़ी पॉलिसी आप ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो अमाउंट उसका कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो अमाउंट है आपका एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स। मतलब आप साल के अंदर मान लो 6 लाख रुपए कमाते हैं, आपका 50,000 सैलरी है, तो 6 लाख रुपए आपका एनुअल इनकम हुआ, दूसरा कोई इनकम नहीं है, तो उसका 10 टाइम्स मतलब 60 लैक्स का आपको कम से कम पॉलिसी लेना चाहिए। और मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 20 to 25 टाइम्स एनुअल इनकम। ये किस केस में जाना चाहिए कि अगर आप कैपेबल हो बड़ा प्रीमियम भरने के, आपको कहीं सोर्स ऑफ इनकम शेयर मार्केट या कहीं से भी आ रहा है, आपका दूसरा कोई इनकम आ रहा है इंटरेस्ट का या कहीं से, आप अश्योर्ड हो के मैं भर सकूंगा, तो ये बड़े अमाउंट में जाना चाहिए। अच्छा, अभी आइडियल एज क्या होती है?
तब प्रीमियम हमको ये लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो हो सकता है, तो जितना जल्दी आप मैच्योरिटी के बाद अब जब कमाने लगते हो ज्यादातर, तो 21-25 साल के अंदर, आप 25 साल के बाद मान लो आपने कमाई शुरू कर दी है, कमाना चालू कर दिया है, तो वही टाइम पे आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। वही आइडियल एज है, क्योंकि वही इंश्योरेंस पॉलिसी का जो अभी आपका जो प्रीमियम है, जो आप 20-25 साल की एज में लेते हो, वो जो प्रीमियम है, वो आप जब 50-55 या 40 साल की भी हो जाओगे तो प्रीमियम सेम ही रहने वाला है, वो बढ़ने वाला नहीं है बाद में भी, ये फिक्स हो जाता है। लेकिन आप लेटर स्टेज पे लेने जाते हो, मान लो आप 40 साल के बाद सोचते हो कि मेरे पास तो इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस मैंने तो लिया ही नहीं है, मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो वो टाइम पे आपका जो प्रीमियम है वो कई बार 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है, वही कवरेज का इंश्योरेंस लेने के लिए। तो हो सके इतना आप जितना जल्दी अपने आप को इंश्योर कर लगते हो, लाइफ इंश्योरेंस जल्दी ले सकते हो, उतना बेनिफिट आपको प्रीमियम में रहेगा, प्रीमियम बहुत कम रहेगा कंपैरेटिवली। अच्छा, अभी दूसरा ये होता है टर्म राइडर्स होते हैं। तो राइडर्स क्या होते हैं इंश्योरेंस में? तो वो क्या है, एक वैल्यूएबल टूल है जो हमारे इंश्योरेंस को थोड़ा एक्सपांड करता है कवरेज के बाद। तो उसके अंदर जैसे हम पिज्जा खाने जाते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमारी चॉइस के हिसाब से उसके ऊपर टॉपिंग करवाते हैं, किसी को चीज एक्स्ट्रा डलवाते हैं, कोई क्रीम डलवाता है, तो उसी तरह से या आपको आपको किस तरह का बेनिफिट लेना है, उसके हिसाब से आप ये राइडर्स एड ऑन कर सकते हो। जैसे ये अलग अलग टाइप के राइडर्स हैं। तो एक तो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, मतलब अगर मान लो आपका नॉर्मल पॉलिसी है, उसमें आप अगर ये एक्सीडेंटल डेथ का राइडर लेते हो, तो उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर मान लो आपका डेथ एक्सीडेंटली हुआ है, तो आपको उसमें पैसा जो है कुछ ज्यादा मिलेगा, कई जगह पे तो डबल भी मिल सकता है। फिर क्रिटिकल इलनेस राइडर, तो अगर आप बीमार होने वाले, पता है आपको फैमिली डिजीज और आप इसमें आपका डेथ होने वाला है, ज्यादा यही है, तो आप ये क्रिटिकल इलनेस का भी राइडर ले सकते हो। फिर या कहीं कोई ऐसी बीमारी आ जाती है तो उसके अंदर भी अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। फिर परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, मतलब आप कोई बॉडी पार्ट आपका डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई आपको, तो उसमें भी वो टाइप का राइडर होता है। फिर इनकम बेनिफिट राइडर होता है, जो इनकम होता है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के आपके राइडर्स होते हैं, मतलब वो आपका जो इनकम का लॉस होता है वो भी इसमें कवर हो जाता है। दूसरा होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ज्यादातर अगर मान लो आप सैलरीड पर्सन हो, तो ऐसे भी इंश्योरेंस है जिसमें आपको कहीं बीमारी की वजह से आप नहीं जा सकते हो, तो आपको ये इनकम जो सैलरी का है वो पैसा भी थोड़ा वो इनकम के हिसाब से ऐड करके वो लोग दे देते हैं, लेकिन वो राइडर लेना पड़ता है उसके लिए। फिर वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, ये भी एक टाइप का राइडर है जिसमें मान लो आपका कुछ मान लो आपने छूट गया प्रीमियम भरना, तो भी कवर हो सकता है। ये कब हो सकता है, 2-3 प्रीमियम मान लो आपने नहीं भरा, तो भी वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये प्रीमियम वेवर का भी राइडर लेके रखा है, या प्रीमियम वेव हो सकता है कुछ साल के बाद, ऐसा भी होता है, बहुत टाइप की होती है। अच्छा, अभी कैसे लेना है हमको इंश्योरेंस पॉलिसी, इस तरह से किसी को लेनी है तो कैसे ले सकता है? तो ये बहुत कॉमन है, ये तो ऑफलाइन आप किसी भी एल आई सी एजेंट, आपको भी बहुत लोग कांटेक्ट करते होंगे एल आई सी वाले कि भाई हमारे से पॉलिसी ले लो। तो उसमें क्या होता है, आप उनसे डायरेक्ट ले सकते हो, तो उसमें एक तकलीफ एक ही है कि उसका कमीशन जाता है। अगर आप एजेंट थ्रू करते हो तो हमेशा उनसे पूछ लो कि मेरा कमीशन कितना रहेगा उसमें। कई एजेंट नहीं देते हैं सर्विस के नाम पे, वो लोग कमीशन नहीं देते, लेकिन बाद में सर्विस भी नहीं देते। फिर दूसरा है ऑनलाइन, अगर ये ले लेते हो तो सबसे अच्छा है, कोई एजेंट ही नहीं आएगा उसमें, और प्रीमियम कंपैरेटिवली उससे लेस ही रहेगा। और गाइडेंस के लिए अगर आपको देखना है तो पॉलिसी बाजार का असिस्टेंस है, वो आपको 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता है। लेकिन उसमें एक अगेन दिक्कत यही है कि आपने एक बार इसको लॉग ऑन किया, फिर आपको पूछते रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ, कब ले रहे हो। तो ये अगर आपको हैरेसमेंट नहीं चाहिए तो ये खोलो मत इसको, लेना है तो ही इसका यूज करो, ठीक है, ऐसे देखने के लिए मत देखो। अच्छा, अभी इंश्योरेंस कंपनीज कितनी होती है, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, जैसे सबसे बड़ी है हमारे इंडिया की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल आई सी के नाम से ही मेरा ये टॉपिक भी हो गया। तो फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, बजाज है, एसबीआई है, रिलायंस का है, एचडीएफसी है, बिरला सन लाइफ है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारे हैं। तो अभी ट्रस्टेड इतनी सारी में से ज्यादातर डाउट आएगा कि बहुत सारा दिखा दिया, आप कौन सा लेंगे, तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है
कि LIC की अगर इंडिया की बात करें तो लीडिंग है इंडिया में विथ मार्केट शेयर ऑफ 63%। और बाकी की जो प्राइवेट कंपनीज है उनका टोटल शेयर है 37%। तो ऐसा देखा गया है कि लोग इंक्वायरी सभी जगह पे करते हैं, कितना प्रीमियम है, क्या है, इसमें क्या बेनिफिट है, सब इंक्वायरी अलग अलग कंपनी से ले लेते हैं। लेकिन लास्ट में जो इंश्योरेंस लेना होता है उनको LIC पे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि पैसा उनको लगता है कि वहाँ हमारा सेफ है, कहीं डूबेगा नहीं, वापिस पक्का आने का चांस है, कहीं जाएगा नहीं। तो ज्यादातर वो जो पॉलिसी करवाते हैं लास्ट में तो वो LIC की ही करवाते हैं। तो अभी LIC की अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी बता दूं तो वो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है बहुत पुरानी है। 1 सितंबर 1956 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अगर आज की रेवेन्यू की बात करें तो उसका रेवेन्यू है 7.25 लाख करोड़। ये उसका 2022 तक का रेवेन्यू है। अच्छा, 2022 में मतलब। अच्छा, अभी एक LIC में सब अच्छा है, लेकिन ये एक बहुत ही वियर्ड रूल है, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इसलिए मैंने लिया है कि भले वो टॉप पे है LIC में, लेकिन उसमें जो नॉमिनेशन का जो रूल है वो बहुत ही विचित्र रूल है उसका। तो जनरली क्या करते हैं, जब छोटे बच्चों की आप पॉलिसी लेते हो तो उसमें तो बाय डिफॉल्ट वो पेरेंट्स को ही नॉमिनी बना देते हैं। लेकिन जब वो बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो वो टाइम पे हमको अलग से उनका नॉमिनेशन करना रहता है। ये बात ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहता। आपके बच्चे हैं छोटे, आपने उनकी नाम की पॉलिसी ले ली, तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाते तब तक पेरेंट्स नॉमिनी रहता है बाय डिफॉल्ट, अपने आप ही वो आप नहीं भरो तो भी कंसिडर हो जाते हैं। लेकिन जब वो मेजर हो गए, मतलब 18 या ऐसे मेजर एज उनका क्रॉस हो गया 18 के बाद, तो क्या होता है, आपको नॉमिनेशन करवाना पड़ता है उसमें। अगर उसमें भी ये दो लड़के हैं या एक लड़का एक लड़का, वो भाई बहन के नाम पे, या दो बहनें हैं दो भाई है, तो वो नाम के अगर एक दूसरे के नाम पे वो करवाते हैं तो उनको वो स्ट्रेंजर नॉमिनी गिनते हैं। और यही हमसे उम्मीद करते हैं कि आप पेरेंट्स का ही नॉमिनेशन रखो। तो और अगर हम उसी तरह से ये मान लो दो भाई है या दो बहन है, एक दूसरे की पॉलिसी में अगर उनको हम नॉमिनेशन उनका दोनों का कर देते हैं, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो बच्चे ही ज्यादा हमारे, हम पहले जाने वाले हैं बच्चों से, तो हमारा भी वो टाइम पे जब वो मेजर हो जाता है तो पेरेंट्स का भी एज होता है, तो वो सबसे पहले जाने वाले हैं ऊपर। ज्यादातर सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वो अपना नाम नॉमिनेशन में क्यों डालेंगे? इसलिए कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भाई उसके भाई या बहन है उसका नाम का नॉमिनेशन करवा दूं, और दोनों का दो है तो एक दूसरे के अंदर। तो वो LIC वाले को उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे कागज मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, राइटिंग में मांगते हैं क्या मैं नॉमिनी बन रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई नॉमिनी हमको बना रहा है तो हमको क्या दिक्कत होगी? वो नहीं रहेगा तो पैसे हमको मिलेंगे, हम मना क्यों करेंगे वो पैसे लेने? मगर उनका कुछ एक्सपीरियंस उनको वैसे हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत अलर्ट हो गए हैं और बहुत सारी क्वेरीज निकालते हैं। अगर आप दो भाई या बहन का नॉमिनेशन इनकी LIC पॉलिसी में उनकी मेजोरिटी की बात करते हो, तो ये सबको बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो ये जरा आप में भी है ऐसा तो देख लो कि हुआ है कि नहीं। अच्छा, तो लास्ट में ये कौन से पॉइंट्स हमको देखने हैं अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो बाय करना चाहते हैं। तो एक तो पहले, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अर्ली एज पे हो सके इतना जल्दी ले लो, क्योंकि बड़े एज के साथ प्रीमियम आपका पक्का बढ़ने वाला है, वो तो पक्का है। अच्छा, अब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉलिसी मत लो, जैसे 99 ईयर्स का होता है पॉलिसी, भाई आप नहीं जिंदा रहने वाले हो उतने साल, तो क्यों लेना है इस तरह का पॉलिसी? फिर सिंगल प्रीमियम, कई लोग को एक ही बार प्रीमियम, तो ऐसी पॉलिसी है एक ही बार फिर भूल जाओ, अरे भाई ऐसा भी उसमें आपका लॉस है, उसमें रिटर्न इतना नहीं मिलता। अच्छा, फिर ये सभी राइडर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे राइडर्स वो लोग तो बताएंगे, ये एजेंट होता है उनका फायदा होता है, तो आपको बताएं सर ये भी राइडर ले लो, ये भी कवर हो जाएगा इसमें, ये भी। तो आप कौन सी पोजीशन पे हो या आपका जॉब प्रोफाइल कौन सा है उसके हिसाब से आप लो। जैसे ट्रैवलिंग करते हो ज्यादातर तो आपको एक्सीडेंटल राइडर लेना चाहिए, सभी राइडर्स की जरूरत नहीं है। फिर अगर आप एडिक्टेड हो स्मोकिंग और टोबैको को, तो वो अवश्य बता देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जब ढूंढते हैं उनको मालूम पड़ता है, तो आपका वो जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो रोक सकते हैं। दूसरा, फैमिली का कोई हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, उसको कभी मत छुपाओ। जैसे 3 पीढ़ी से डायबिटीज है तो वो आप बता दो पहले कि ये ऐसा है। फिर कवर
कौन कौन से वो लोग देते हैं, जैसे कोरोना कवरेज है कि नहीं, इस तरह के कुछ कवर्स है वो है कि नहीं, उसमें देख लो जब नई पॉलिसी लेते हो। फिर अगर मेडिकल टेस्ट से, कई लोग क्या होता है मेडिकल टेस्ट होता है तो अच्छी पॉलिसी छोड़ देते, बोले नहीं नहीं इसमें नहीं कराना पड़ता तो मैं ये लूंगा पॉलिसी, ऐसा नहीं। मेडिकल टेस्ट से डरो मत, हो सके तो करवा लो उसमें। फिर ये कई लोग छोटी छोटी पॉलिसी, 1-2 लाख की, 5 लाख की ऐसी पॉलिसी, वो आपको मालूम है आजकल के जो हॉस्पिटल के जो रेट्स है, आपका 1-2 लाख तो वहीं चटनी हो जाता है, बीमार होते हो तो इतना मरने के बाद भी अगर आप बच्चों को 1 या 2 लाख रुपए दे के जाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बच्चे 1 साल में भी, उसका 1 साल भी चलेगा नहीं वो पैसा। तो इसलिए हो सके तो ये छोटे छोटे प्लान 2-5 लाख के मत लो। और बहुत सारा ज्यादा पॉलिसीज लेने की भी जरूरत नहीं है, मैक्सिमम आप 2 से 3 पॉलिसी ले सकते हो। और उसमें भी एक चीज देखना होता है, जब पॉलिसी लेते हो तो उसको पूछो कि भाई हमारा इस ये पॉलिसी जो है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। तो इसमें जिसका ज्यादा है, हायर इज द बेस्ट, मतलब उसके अंदर कितने 91 है, मान लो किसी पॉलिसी का या कोई कंपनी में क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका 91 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 अगर उनके पास ऐसे केसेस आते हैं मैच्योरिटी के लिए या क्लेम के लिए, तो उसमें से 91 लोगों को वो लोग ने दे दिया है, 9 लोगों को नहीं मिला है, इसका ये मतलब होता है। तो जितना ज्यादा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो उतना अच्छा होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमको ध्यान रखनी है वो सब यहाँ बाकी के 4-5 पॉइंट में लिया है। एक तो कई लोग को ये आदत होती है कि एजेंट एजेंट रखा है तो वो एजेंट सब कर लेगा, तो खाली साइन कहाँ करना है बता दो, आधार पान के डॉक्यूमेंट दे दिए हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं। आपका फॉर्म खुद भरो, आपको केस में शाह कुमार लिखना है, भाई लिखना है, जो भी अपना उस तरह से आपका होगा नाम। फिर बन जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। फिर ये पर्सनल डिटेल है, उसमें स्पेलिंग चेक के साथ में आप चेक कर लो सब बराबर भरा है, आपका एड्रेस है जो मैच कर रहा है आपके एग्जैक्ट एड्रेस से, वो सब चीजें छोटी छोटी देख लो। फिर ब्रांड पे फोकस करो, प्रीमियम अमाउंट पे नहीं। कई होता है कि 2 कंपनी की पॉलिसी होती है, एक में प्रीमियम बहुत कम होता है तो हम वो ले लेते हैं कि चलो इसमें वही इतने का ही में इतना ही प्रीमियम, तो प्रीमियम पे मत जाओ, वो ब्रांड पे जाओ। फिर नॉमिनी जो है वो नाम ऐड करना मत भूलो, और उसको टाइम के साथ अपडेट करते जाओ। फिर एक तो जब पॉलिसी आपकी आ जाने के बाद कोई खोल के उसको देखता तक नहीं है, और जब इश्यू होता है तब वो पढ़ने बैठते हैं कि इसमें छोटे छोटे क्लॉज क्या है, फिर वो पढ़ा, वही एजेंट ही दिखो पढ़ा देता है आपको, LIC वाले के, भाई ये कंपनी वाले देखो भाई इसमें ऐसा हमने तो लिख के दिया था। तो हो सके तो जब आप रिसीव करते हो पॉलिसी, तो एक दिन टाइम निकाल के छुट्टी के दिन पूरा बैठ के उसको धीरे एक एक पॉइंट एक बार पढ़ लो, और जो समझ में नहीं है वो डिस्कस कर लो पहले एजेंट के साथ या उनके साथ जाके। और कई लोग क्या होता है पॉलिसी लेके पर घर में बताते नहीं, छुपा देते हैं कहीं पे वो डॉक्यूमेंट, या किसी दोस्त को दे देते या कोई रिलेटिव को दे देते। तो एटलीस्ट आपके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करके रखो कि भाई मैंने ये इतने इतने पॉलिसीज लेके रखे हैं और मैंने ये जगह पे रखे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स। आपको घर में नहीं रखना है, लॉकर में रखना है, तो बताओ कि भाई ये यहाँ पड़ा है, जो जगह पे आपने सेफली, किसी एक को बता के जाओ। ऐसा ना हो कि आपके नहीं रहने के बाद वो पता ही नहीं चले किसी को कि आपने लिया था, कोई सामने से तो क्लेम के लिए पूछेगा नहीं आपको। फिर प्रीमियम है वो रेगुलर भरो, क्योंकि मान लो कई बार कई पॉलिसीज में ऐसा क्लोज होता है एक प्रीमियम आपका छूट गया तो वो रिजेक्ट हो जाती है पॉलिसी, फिर उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये टिक आपने लेट भरा था या भरा ही नहीं है, तो वो छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। और पे आउट जो है वो वाइजली सिलेक्ट करो, जैसे इंस्टॉलमेंट में देना सबसे अच्छा है जो है आपका, तो उसमें ये चीज ध्यान में रखो। तो कंक्लूजन क्या है, so majority of Indians are not considering the risk of life seriously and are avoiding buying life insurance policies. So always remember that life insurance is a protection and not investment. ये आपका एक प्रोटेक्शन है, कोई आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे शेयर में इतने पैसे डालूंगा तो इतने मिलेंगे। यहाँ पे आपको खाली लाइफ का प्रोटेक्शन है। तो बी सेफ एंड सिक्योर्ड by insuring yourself by taking appropriate life insurance policy at early stage. तो ये LIC का ही स्लोगन है, मैंने ले लिया है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।